Assalamualaikum students, this is Usman Altaf and our today's topic is public policy and good governance. As we know that all those policies which have been made by the government for the betterment of the people, those policies are considered to be the public policies. And these public policies are generally consist of the set of actions, plans, laws and behaviors adopted by the government. जैसा कि हम जानते हैं कि हर गवर्नमेंट का अपना एक परसेप्शन होता है, हर गवर्नमेंट का अपना एक माइंडसेट और विजन होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो गवर्नमेंट पावर में होती है वो उन तमाम के तमाम नजरियात को सामने रखते हुए, अपनी मैनिफेस्टो को सामने रखते हुए, अपनी प्लानिंग्स को सामने रखते हुए, अपने विजन को सामने रखते हुए अपना एक सेट ऑफ एक्शन, प्लान्स, लॉज एंड बिहेवियर्स को डेवलप करते हैं और उन्हीं को सामने रखते हुए फिर पब्लिक पॉलिसीज को न सिर्फ फॉर्मुलेट किया जाता है बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है. विद द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ गवर्नेंस इट हैज बीन नोटेड that now all these functions are often performed by agents of the state rather than directly by the state. कि अब जो स्टेट के जो मुख्तलिफ एजेंट्स हैं वो इन फंक्शंस को, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन को और इम्प्लीमेंटेशन को परफॉर्म करते हैं और रियासत जो है डायरेक्टली इसमें इंटरफेयर नहीं करती. मिसाल के तौर के ऊपर प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं, द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ या स्टीरियोटाइप ऑफ ओल्ड गवर्नेंस इज ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक स्टेट ट्राइंग टू इम्पोज इट्स प्लान ऑन सोसाइटी. कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ब्यूरोक्रेसी का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जितने भी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं किसी भी मुल्क में, वो पॉलिसी इनपुट के साथ साथ पॉलिसी इवैल्यूएशन में और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में अपना अहम किरदार अदा करते हैं, जिसे हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नाम भी देते हैं. एंड देयर इज नो डाउट दैट फॉर्मल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिड इंडीड प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन मच स्टेट एक्टिवली इन द लेटर 20th सेंचुरी. कि 20वीं सदी में ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है. एंड देयर इज ऑल्सो नो डाउट दैट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एन इंटेग्रल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट. कि गवर्नमेंट का जो एक इंटेग्रल फीचर है, जो बुनियादी फीचर है, उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लान्स हेल्प टू एस्टैब्लिश द गोल्स एंड विजन ऑफ द स्टेट एंड इट्स एजेंसीज. की ये जो प्लानिंग की जाती है, जो प्लान्स बनाए जाते हैं पब्लिक पॉलिसी, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिन एरियाज के ऊपर पब्लिक पॉलिसी को डिजाइन किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, ये प्लानिंग उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है. इसलिए कि आपके गोल्स क्या होंगे, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपके रिसोर्सेज कितने हैं, एंड हाउ मेनी पीपल विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दीज पब्लिक पॉलिसीज जो आप बना रहे हैं प्लानिंग के जरिए, तो उसमें इसका किरदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसी तरीके से ऑल दीज प्लानिंग्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस दैट माइट प्रूव इनएक्यूरेट and of visions that might change in ways that require the plan to be modified. जितने भी आपकी प्लानिंग्स होती हैं ये आपके विजन के ऊपर होती हैं और ये आपकी assumptions, अंदाजों के ऊपर होती हैं. ये गलत भी हो सकती हैं. ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द पॉलिसी आपका विजन चेंज हो जाए, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है विद इन द कंप्लीशन ऑफ दैट स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसी. कि एक पब्लिक पॉलिसी एक गवर्नमेंट ने शुरू की है तो इन बिटवीन गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो वो पब्लिक पॉलिसी वो रुक भी सकती है, उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है नई गवर्नमेंट की तरफ से. नंबर 1. नंबर 2, ये आपकी अजम्पशंस के ऊपर होती हैं. और अगर आपकी एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है और वो पॉलिसी इंप्लीमेंट भी हो गई है लेकिन इट माइट प्रूव रॉन्ग, इट माइट बी प्रूवन रॉन्ग, ये गलत भी साबित हो सकती है. तो इस तरीके से प्लानिंग रिमेन्स एन इंटेग्रल फीचर ऑफ गवर्नमेंट. There has been much debate over how the state should implement its plans and policy. इस हवाले से जो डिबेट रही है कि गवर्नमेंट को जो है अपनी पॉलिसीज कैसे बनानी चाहिए और उनको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाना चाहिए, किस तरीके से. देयर आर सो मेनी वेज टू इम्प्लीमेंट योर पॉलिसीज. तो इसके ऊपर जो मेथड है, मेथड टू इम्प्लीमेंट योर पॉलिसीज, देयर हैज बीन अ लॉन्ग डिबेट ऑन इट कि आपका तरीकाकार क्या होना चाहिए. अब इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट है नियो लिबरलिज्म. लिबरलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसका पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये लिबरलिज्म है क्या. Liberalism is a school of thought which want to minimize the control of the state over public policies, specifically in your economic matters. कि liberalism एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है, एक ऐसा मकतब फिक्र है जो थ्योरिस्ट है नियो लिबरलिज्म के या लिबरलिज्म के, दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट स्टेट हैज टू डू मिनिमम विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन द स्टेट. की रियासत जो है वो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक जो माशी सरगर्मियां हैं, उनके ऊपर स्टेट का कंट्रोल कम से कम होना चाहिए. इसी तरीके से दे आर्ग्यूड दैट अ फोकस ऑन स्टीयरिंग वुड इनेबल टू स्टेट टू प्लान मोर इफेक्टिवली. और ये जो नियो लिबरल्स हैं दे आर ऑफ द ओपिनियन कि स्टेट को इतना ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करना चाहिए
स्पेसिफिकली इन देयर प्लानिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी कि उसमें गलती के जो इम्कानात हैं, उसमें जो इनएक्यूरेसी के जो चांसेस हैं, दैट शुड बी मिनिमाइज्ड. When state actors step back from the delivery of policies, they have more time to consider the big picture. कि जब रियासत के जो, जिस तरह मैंने कहा कि ये लोग नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं, स्टेट एक्टर्स की बात नहीं करते, कि स्टेट के जो ऑफिशियल लोग होते हैं, जब वो उनकी पॉलिसीज गलत साबित होती हैं, तो दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू लुक एट द बिगर पिक्चर. कि वो फिर बजाय इसके कि आप पहले गलत पॉलिसी बनाएं और बाद में बैठकर सोचें कि ये हमसे क्या हो गया, तो बेहतर यही है कि मोर फोकस, यू शुड रिमेन मोर फोकस ऑन योर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, कि आपकी जो इनएक्यूरेसी और मिस्टेक के जो चांसेस हैं पब्लिक पॉलिसीज मेकिंग में, वो कम से कम होने चाहिए. इसी तरीके से दे आर ऑफ द ओपिनियन, द न्यू लिबरलिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट द डिलीवरी ऑफ पॉलिसीज टू नॉन स्टेट एक्टर्स, के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, विच आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द गवर्नमेंट, उनको ज्यादा जो है वो प्लानिंग में शामिल किया जाना चाहिए. मिसाल के तौर के ऊपर अगर किसी एक यूनियन काउंसिल लेवल के हवाले से पंजाब असेंबली लाहौर में, मुल्तान की किसी यूनियन काउंसिल के हवाले से पंजाब असेंबली लाहौर में कोई करारदाद पास होनी है या वहां से कोई पब्लिक पॉलिसी बन के आनी है, तो दे आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दैट स्पेसिफिक यूनियन काउंसिल ऑफ मुल्तान. मतलब वो उससे वाकिफ नहीं होंगे. सो इन दिस सेंस दे आर ऑफ द ओपिनियन कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि बाकायदा गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, बट दे डू बिलोंग टू दैट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी for which you are going to develop your public policies, those people should be given more and more responsibility, those people should be given more and more power to actually decide about their public policies. In this sense, it was said that the new public management would free managers to manage. कि इसी तरीके से आपके जो मैनेजिंग नेटवर्क्स हैं, जो आपके जो फ्री मैनेजर्स होंगे, इन द सेंस दिस इज सिंबॉलिक टर्मिनोलॉजी हैज बीन यूज्ड बाय द न्यूलिबरलिस्ट, कि जो आपके फ्री मैनेजर्स हैं, कि जो आपके ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, द पीपल हु आर actually concerned with that specific area for which you are going to develop your public policies, they should be given more and more opportunities and chances. Being a non-state actor, part of the state, but they are not officially integrated with the government. So in this sense, social scientists often conclude that the withdrawal of the state from सर्विस डिलीवरी लेड टू अ प्रोलिफरेशन ऑफ नेटवर्क्स एंड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के जो सोशल साइंटिस्ट हैं, दे आर ऑफ द ओपिनियन, उनका यह ख्याल है कि स्टेट को अगर रियासत को बराह रास्त इनमें से निकाल दिया जाएगा, सर्विस डिलीवरी से पुल बैक कर लिया जाएगा, तो एक बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं और जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेवलप होंगे. The spread of networks appears to have further undermined the ability of the state to control and coordinate the implementation of its policies. जाहिर है जब आप नॉन स्टेट एक्टर्स को ज्यादा लिबर्टी देंगे, उनको ज्यादा चांस देंगे, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे टू डेवलप एंड फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट देयर पब्लिक पॉलिसीज फॉर देमसेल्व्स, तो उसमें जो स्टेट का कंट्रोल है वो फर्दर लेसन होगा. फर्दर जो है स्टेट की जो ग्रिप है अपनी पॉलिसीज को कंट्रोल करने में और उन पॉलिसीज के साथ कोऑर्डिनेट करने में और इंप्लीमेंट करने में, उसका किरदार मजीद कम हो जाएगा. Social scientists, notably institutionalists, thus argue that effective public policies now depends on mechanism for controlling and coordinating networks. कि आपने अपने स्टेट का काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो जो इमर्जिंग नेटवर्क्स बनाए गए हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू हैं, उनको सिर्फ चेक एंड बैलेंस के जरिए उनको जो है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाए. There are several different approaches to the management of policy networks. पॉलिसी नेटवर्क्स को जो है वो मैनेज करने के लिए बहुत सारे जो है वो टूल्स हैं, बहुत सारी अप्रोचेस हैं, बहुत सारे जो मेथड्स हैं जिनके जरिए इन पॉलिसी नेटवर्क्स को मैनेज किया जा सकता है. सम अप्रोचेस अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ नेटवर्क्स बाय मींस ऑफ लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और रेगुलेशंस. जैसे कि आप उन मैनेजिंग जो नेटवर्क्स हैं, जो मैनेजमेंट के नेटवर्क्स हैं, पॉलिसी नेटवर्क्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए रियासत की तरफ से लॉज बनाए जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और रेगुलेशंस बनाई जा सकती हैं, लिमिटेशंस जो है वो डेवलप की जा सकती हैं कि ऑल दीज नेटवर्क्स आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स, के उनके लिए कुछ एक स्पेसिफिक इनसर्कल कर दिया जाए चीजों को कि ये इनकी लिमिटेशंस हैं, इस लिमिट से तक ये परफॉर्म कर सकते हैं, इससे आगे अगर ये करेंगे तो दैट विल बी कंसीडर्ड आउट ऑफ द लॉ. Other focus on the ability of the state to improve the cooperative interactions between the organization within the networks,
typically they suggest that the state can promote cooperation by altering the relevant incentive structure. कि रियासत जो है एक पहला तरीका वो था कि एक पॉलिसी जो नेटवर्क्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मींस ऑफ लॉ का इस्तेमाल किया जाए, रूल ऑफ लॉ का इस्तेमाल किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स डेवलप किए जाए और उनको रेगुलेट करने के लिए एक चेक एंड बैलेंस का प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए. और दूसरे जो है दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट इंटरेक्शंस, कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द नेटवर्क्स, के जो नेटवर्क्स हैं, जितने भी मैनेजमेंट के जो नेटवर्क्स हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को कायम किया जाए. इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मिलकर जो है उन चीजों को डेवलप करे और इस तरह चेक एंड बैलेंस भी होगा, स्टेट का कंट्रोल भी होगा और जो इंडिविजुअल लिबर्टी है जिसकी बात न्यो लिबरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के लोग करते हैं, लिबरलिस्ट कहते हैं, लिबरलिज्म के जो प्रमोटर्स हैं, जो उसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, वो जिसकी बात करते हैं कि गिव एंड प्रोवाइड मैक्सिमम लिबर्टी टू द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल, ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी पॉलिसीज बना सकें. अच्छा, तीसरा जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, some social scientists thus suggest that the new governance requires new ethic of public service, के public service के जो है वो नए ethics develop किए जा सकते हैं, जैसे कि the state should neither row nor merely steer, कि state जो है ना ही बिल्कुल out of the context चली जाए, ना ही out of the equation हो जाए उन पब्लिक पॉलिसीज से जो कि जो मैनेजरियल पोस्ट हैं, जो प्राइवेट मैनेजरियल पोस्ट हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, विच हैव बीन promoted, which have been suggested actually by the neoliberalist, ना ही उनमें इन्वॉल्व हो जाए और ना ही उनसे बिल्कुल लाताल्लुक हो जाए, बल्कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज मैनेजमेंट सोशल नेटवर्क्स, पॉलिसी नेटवर्क्स. स्टेट को उनके अंदर एक स्पेसिफिक जो है वो रोल प्ले करना चाहिए, ना ही अपने आप को उनसे डिस्कनेक्ट करे और ना ही उनके अंदर इंटरवीन करे, बल्कि एक बैलेंस अप्रोच के जरिए इनको मॉनिटर किया जा सकता है. अब एक और जो परसेप्शन है पब्लिक पॉलिसी के हवाले से कि किस तरीके से पब्लिक पॉलिसी को मजीद अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है, दैट इज डायलॉग एंड डेलिब्रेशन. सोशियोलॉजिकल institutionalism and interpretive theory highlights the ways in which meanings, beliefs, cognitive symbols and conceptual schemes have an impact upon the policy process. कि जो आपके beliefs हैं, जो आपके cultural beliefs हैं, जो आपके symbols हैं, जो आपके आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो आपकी different norms and values हैं, वो भी person to person, area to area and constituency to constituency vary करते हैं. And some of their advocates suggest that the state might try to manage public policy by means of negotiation and other techniques designed to produce incremental shifts in the culture of networks. कि ये जो different cultures हैं उनसे debate करके, उनसे negotiate करके, उनके साथ मामला बजाय इसके कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराया जाए गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू. देखें कि अगर पार्लियामेंट में पॉलिसी बनती है, ब्यूरोक्रेसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो दे आर ऑफ द ओपिनियन कि इनको जो है डायलॉग और डेलिब्रेशन के जरिए अगर पॉलिसी प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए तो दैट वुड बी वेरी मच इफेक्टिव एंड पॉजिटिवली रिजल्टेड इन सच अ सेंस कि आप बजाय इसके कि पार्लियामेंट इस्लामाबाद में बैठकर आप जो है वो मुजफ्फरगढ़ की पॉलिसी बनाएं और इस्लामाबाद में बैठकर मुजफ्फरगढ़ का जो डीसीओ है वो आपसे पॉलिसी लेकर उनके ऊपर इंप्लीमेंट करे लोगों के ऊपर, तो बजाय इसके दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ इन न्यू ट्रेंड ऑफ गवर्नेंस. कि गवर्नेंस जो है वो इस तरीके से नहीं सही तरीके से चलाई जा सकती. दैट इज नॉट गुड. द गोल ऑफ गुड गवर्नेंस कैन नॉट बी अचीव्ड इन दिस सेंस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग और इम्पोजिंग योर पब्लिक पॉलिसीज विच हैव बीन मेड बाय द पार्लियामेंट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी. तो इस हवाले से दीज लेटर एडवोकेट गिविंग ग्रेटर कंट्रोल टू सिटीजन पार्टली फॉर डेमोक्रेटिक रीजंस एंड पार्टली बिकॉज डूइंग सो कैन इम्प्रूव पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. दे आर ऑफ द ओपिनियन कि अगर आप सिटीजन्स के साथ डील करेंगे, अगर इनके साथ निगोशिएट करेंगे, अगर इनके साथ जो है इनको इनके पब्लिक ओपिनियन को अगर आप टेकअप करेंगे वाइल मेकिंग योर पब्लिक पॉलिसीज, तो ये तो एक सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्योरली एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ पॉलिसी मेकिंग है, राइट. डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो ऑफ कोर्स जब आप बना ही लोगों के लिए पॉलिसी रहे हैं तो फिर क्यों ना उन लोगों से पहले उनका ओपिनियन ले लिया जाए. और दूसरा ये है कि इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि ऐसा करने से जो आपकी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है वो एक तो स्मूथ होगा, फिर उस पर किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्टिविटी और किसी को ऑब्जेक्शन उसमें नहीं होगा.
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दे फैसिलिटेट सोशल लर्निंग. इन दिस व्यू पब्लिक प्रॉब्लम्स आर नॉट टेक्निकल इश्यूज टू बी रिजॉल्व बाय एक्सपर्ट्स. कि जब आप लोगों से उनके मसाइल के बारे में पूछेंगे, लोगों से उनके मसाइल के बारे में राय लेंगे, लोगों से उन मसाइल का हल उनके ख्याल के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये कोई एक सोशल लर्निंग तो होगी, लेकिन इसमें कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं होंगे जिसको रिजॉल्व करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े. उसके बाद देयर आर सो मेनी critics on various problems with dialogic एंड डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग. बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं जो कहते हैं कि जो इस पे क्रिटिक करते हैं, इस पे तनकीद करते हैं कि वाई गवर्नमेंट शुड आस्क पीपल दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर देम. कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत है कि वो लोगों से जाकर के पब्लिक पॉलिसी के बारे में पूछे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड आइदर दैट इज रॉन्ग और राइट, डजंट मैटर. गवर्नमेंट ने कह दिया तो बात क्लियर हो गई. तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव जो है वो एक क्रिटिसिज्म है कि वाई पीपल शुड बी द पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस. दे आर्ग्यूड दैट, क्या उनके आर्गुमेंट है, इट इज अनरियलिस्टिक गिवन द साइज ऑफ मॉडर्न स्टेट. इट इग्नोर्स द रोल ऑफ एक्सपर्टीज इन मेकिंग पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस. इट inevitably excludes group of viewpoints. It is slow and it cannot respond to crisis. अब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इसके क्रिटिक्स हैं कि डेलिब्रेशन और जो निगोशिएशंस हैं या डायलॉग है विद द पीपल कंसर्न, तो वो कहते हैं कि ये मतलब वाई, हाउ दिस इज पॉसिबल दैट पीपल ऑफ दैट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द पीपल फ्रॉम अ ले मैन, अ कॉमन मैन फ्रॉम द सोसाइटी, हाउ he is eligible to give his opinion regarding policy making. तो इसमें वो कहते हैं कि अगर इनसे डायलॉग किया जाएगा, अगर इनसे इनकी ओपिनियन ली जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि वी आर इग्नोरिंग द रोल ऑफ एक्सपर्टीज इन मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस. कि पॉलिसी बनाने में हम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिसी मेकिंग को समझते हैं, पॉलिसी मेकिंग की जो डेलिकेसीज हैं, जो उसकी छोटी छोटी पेचीदगियां हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसको समझते हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं. और अगर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, अगर एक इमरजेंसी आपको पॉलिसी मेकिंग करनी है, पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, तो फिर आप किस किस से पूछते रहेंगे कि ये करना है या ये नहीं करना. तो अल्टीमेटली डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द एक्सपर्ट्स सिटिंग इन द पार्लियामेंट एंड ऑल दोज पीपल हु आर द स्टेक होल्डर्स इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग. जो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में जो गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये काम उनको करने देना चाहिए. इसी के साथ साथ जब हम गुड गवर्नेंस के हवाले से बात करते हैं, अब जो हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है, ये तो पब्लिक पॉलिसी बनाने के हवाले से और उसका जो न्यू ट्रेंड ऑफ गवर्नेंस है उसको हमने डिस्कस किया. नाउ व्हाट इज गुड गवर्नेंस? इट्स वेरी सिंपल. डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस इज द गुड परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट. And what is the good performance of the government? If government is making policies according to the situation, according to the demand of the people, according to its available resources, and if the government is delivering according to its mandate which have been given by the people to that specific party which is in the power to take the decisions regarding policy making, that is good governance. And what is bad governance? Bad governance means if the government is not delivering, if the government has no vision, if the government is not making policies, if the government is not implementing policies, that is of course bad governance. Concerns about the democratic governance first arose in discussion of economic development. Zahir si baat hai ji, economic development is very much important regarding policy making, regarding the smooth functioning of the institutions of the state. रियासत के पास अगर पैसा है, रियासत के पास अगर इकोनॉमिक पॉलिसी है, रियासत के पास अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज्यादा है, तो इट मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज द पोटेंशियल, दैट गवर्नमेंट हैज द कैपेसिटी टू डिलीवर, राइट? So economists came to believe that the effectiveness of market reforms was dependent upon the existence of appropriate political institutions. Now that is very much important point. You need to understand this, that the smooth functioning of your market economy, your economics, your financial resources is highly dependent on your political stability. देखें, अगर आपके मुल्क में एक सियासी स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सही तरीके से काम कर रहा है, डेमोक्रेसी है, एंड पीपल डू हैव अ लार्जर इंटरेस्ट इन देयर कंट्री बिकॉज ऑफ देयर गवर्नमेंट, कि अगर उनकी गवर्नमेंट जो है वो करप्ट नहीं है, करप्शन के खिलाफ जो है वो पॉलिसीज बन रही हैं,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ ہے لوگوں کا تو اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کی جو ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے وہ پراپرلی ورک کرے گی, پراپرلی کام کرے گی, جس سے آپ کے ہاں جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی, لوکل انویسٹمنٹ بھی آئے گی. تو جس سے ظاہر ہے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے اپروپریٹ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, اگر آپ کہ ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے تو پھر آپ کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرے گی, اور اگر آپ پولیٹیکلی انسٹیبل ہیں تو دیٹ ول affect the performance of your economic sector as well. So the quality of governance initially become a hot topic not because of normative democratic concern but because it impinged on economic efficiency. کہ آپ کی جو اکانومی ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن یور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ یور پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ڈیپینڈنٹ آن یور اکنامک اسٹرینتھ. سو وائس ورسا بوتھ آف دیز انگریڈینٹس آر ویری مچ امپورٹنٹ ٹو اچیو دا گول آف گڈ گورننس. فار ایگزامپل نوٹیبلی دا افیکٹونیس آف ایڈ ٹو ڈیولپنگ کنٹریز. اب ایڈ جو ہے جس طرح ہمیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں لائک پاکستان اور بھی بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں جو کہ آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے جو ہے جب وہ لون لیتے ہیں یا ایڈ لیتے ہیں, ایڈ کا مطلب ہوتا ہے امداد لینا, امداد لیتے ہیں یا لون لیتے ہیں, تو بہت سارے جو آپ کے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے جسے ہم آئی ایم ایف کہتے ہیں, ورلڈ بینک ہیں, اور جتنے بھی آپ کے انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, دے آفن کنڈیشنڈ یور ایڈ اور لون ود دا گڈ گورننس. ان کا ایک پراپرلی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ وہ لون اور ایڈ بھی اسی صورت میں دیتے ہیں جب آپ کے ملک میں ایک گڈ گورننس کا پورا سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہو. اور جیسا میں نے کہا کہ گڈ گورننس کا سسٹم اسی صورت میں کام کر سکتا ہے اف یو ہیو ڈیولپ یور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, یو ہیو گاٹ پولیٹیکل stability in your country and you have got stable economic reforms, you have got stable economic institution. تو اگر آپ کو ایڈ اور لون بھی چاہیے تو that is conditioned, اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل جو ایک فلا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. The concept of good governance was thus defined by institutional barriers to corruption and by the requirements of a functioning market economy. It was defined as a legitimate state with a democratic mandate and efficient and open administration and the use of competition and markets in the public and private sectors. Various international agencies sought to specify the characteristics of good governance so conceived. They stressed the rule of law with an independent judiciary, laws based on impartiality and equity, and honest police. ظاہر سی بات ہے جی, جب آپ کسی ملک میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریٹک نارمز اینڈ ویلیوز کی بات کرتے ہیں, یا ڈیموکریسی کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو اس میں رول آف لا, لا بیسڈ آن امپارشلٹی اینڈ اکویلٹی, کہ آپ کے ہاں اکویلٹی ہو, برابری ہو, اور اس میں ایوری ون شوڈ بی ایکول بیفور لا, آپ کی آنےسٹ پولیس ہو, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو. تو یہ سارے وہ چھوٹے چھوٹے سے انگریڈینٹس ہیں جہاں پر پبلک سیکٹر کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ ایکولی گورنمنٹ کی طرف سے ٹریٹمنٹ مل رہا ہو, ٹریٹ کیا جا رہا ہو. تو یہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اور جو آپ کے ٹرانسپیرنٹ اینڈ ریسپانسو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گڈ گورننس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں, جس کے بغیر گڈ گورننس پاسبل نہیں ہے. ظاہر ہے وین ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ, اٹ مینس دیر مسٹ بی دا رول آف لا, there should be an independent judiciary, there should be equity, there should be impartiality, there should be honest police, there should be no corruption, there should be equality between the different segments of the society. ڈفرینٹ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے, جیسے امیر ہیں, جیسے غریب ہیں, جیسے جو اپر کلاس ہے, جو لوور کلاس ہے, اس کے درمیان ایسا نہیں ہے کہ جو امیر آدمی ہے اس کے لیے کوئی اور قانون ہے اور جو غریب آدمی ہے اس کے لیے کوئی اور قانون ہے. تو دیٹ ول ناٹ بی ہیپننگ ان اے اسٹیٹ آف گڈ گورننس, کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو پھر وہ گڈ گورننس نہیں ہوگی. اور ڈیموکریسی جہاں پر ہوگی, یاد رکھیے گا, وہاں پر رول آف لا ہوگا, اور رول آف لا میں یہ اکویٹی, جوڈیشری, آنےسٹ پولیس, اوے فرام کرپشن, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں موجود ہوں گی, اور اس میں آپ کا جو ڈیسیجن میکنگ جو پروسیس ہوگا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اینڈ دے ایمفسائز دا امپورٹینس آف اے اسٹرانگ سول سوسائٹی کریکٹرائزڈ بائی freedom of association, freedom of speech and the respect of civil and political rights, human rights. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں آپ گڈ گورننس کا جو کنسیپٹ ہے وہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اب ظاہر سی بات ہے جی, اب سول سوسائٹی کو فارم کرنا
फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी वो चीजें हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं, चिल्ड्रन राइट्स हैं, लेबर राइट्स हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जिनको 1973 का जो हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बाकायदा चैप्टर्स के तौर के ऊपर इंक्लूड किया गया है टू अटेन द सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट का लेवल कुछ और है, और जहां पर डिक्टेटरशिप और जहां पर नॉन इलेक्टेड पीपल्स हैं और जो टेक्नोक्रेट्स की सूरत में भी हैं और देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उनको उस रिस्पेक्ट की निगाह से, इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, क्योंकि दे आर ऑफ द ओपिनियन कि ऐसे मुल्क से हमने ताल्लुक रख के क्या करना है जिनके अपने ही मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिनके अपने ही मुल्क में जो है वो लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, जहां पर सिविल लिबर्टीज नहीं है, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जहां पर रिस्पेक्ट ऑफ सिविलाइज पीपल नहीं है, जहां पर ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट नहीं है। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं, अब ये चीजें कैसे आएंगी? द कंक्लूजन इज दैट whenever you are going to attain the objective of good governance, that is highly dependent on your public policy. याद रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट है उसके मुताबिक अगर पब्लिक पॉलिसीज नहीं बनाई जाएंगी तो फिर आपके यहाँ ना तो सिविल सोसाइटी को डेवलप किया जा सकेगा, ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, ना ही सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की रिस्पेक्ट होगी, ना ही वहां पर जो है कोई एक कंसेंसस होगा, और जो लोग होंगे वो एक नेशन से ज्यादा ना डिसइंटीग्रेटेड पीपल होंगे। लोग उस मुल्क के जो अवाम होंगे वो एक कौम से ज्यादा, एक नेशन से ज्यादा एक मुंतशिर शुदा ग्रोह जो है वो दिखाई देंगे, जिससे गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी सूरत हासिल नहीं किया जा सकता। सो पब्लिक पॉलिसीज को इफेक्टिव बनाने के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, और गुड गवर्नेंस का जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो सिर्फ इसी सूरत में अचीव किया जा सकता है जब आप अपनी पब्लिक पॉलिसीज में सिविल राइट्स को, सिविल सोसाइटी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, रूल ऑफ लॉ को, इक्वलिटी बिफोर लॉ को, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को प्रॉपरली इंपॉर्टेंस देकर उनको एक प्रॉपर फंक्शन के तौर के ऊपर, प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल विल के तौर के ऊपर जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें अगर आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो सो डू लेट मी नो। इंशाल्लाह जब हमारी क्लास होगी, जो लेक्चर टाइम होगा, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज मुझे इनबॉक्स में और LMS पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।